or faiths and has embraced Christianity or Islam should be deemed to be member of scheduled tribes. Amendment to be scheduled tribes order have been made accordingly. ये साफ कह रहा है जेपीसी, और इसमें एक भी डिसेंट नोट नहीं है सभापति जी। और ये कहता है कि कंडिका 2 में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति जिसने जनजाति आदि मत अथवा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की जेपीसी सरकार की नहीं है, यह श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार की जेपीसी थी। और इस पर जब बहस हुआ, बहुत दुख की बात है, मैं आप चूंकि समय का अभाव है, आप बोलने, मैं ये इतिहास में कहने वाला हूं और मैं आपके माध्यम से यह मांग करने वाला हूं। मुझे नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करने वाला हूं कि 1967 की इस जेपीसी रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में बहस हुई है, इस पर अगर नियम प्रावधान होता है तो इस पर फिर से चर्चा कराने की जरूरत है। यह समय की मांग है, क्योंकि यह पाप किया गया है। एक जेपीसी जिसने रिकमेंडेशन दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कोट करना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा हमारे नेता सूरज भान जी का ऑब्जर्वेशन है। मैं थोड़ा सा समय बस इस जेपीसी की चर्चा करके और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि समय का अभाव है, लेकिन नहीं, काफी समय हो गया आप बोलते हुए आपको। हाँ, सर ओम प्रकाश मिनट हो गए, 16 मिनट्स जनसंघ के। उन्होंने कहा कि एक राजनीति इस देश में चलाई जा रही है, एक षड्यंत्र भी चल रहा है, न मालूम आगे क्या मांग होगी। धर्म परिवर्तन के खेल के साथ यह ज्यादा खतरनाक खेल है। और आगे इसी में सूरज भान जी ने जो कहा है वो जरा बड़ा आश्चर्य, आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि मैं आपके सामने एक पॉइंट और रखना चाहता हूं। इस पार्लियामेंट में यह रिवाज है, वो रिवाज आज भी है। यह रिवाज है कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आमतौर पर यूनिवर्सली या थोड़े बहुत संशोधनों के साथ मंजूर कर ली जाती थी, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह रिपोर्ट तो सिर्फ 159 पेज की है, लेकिन उस गवर्नमेंट की तरफ से 234 अमेंडमेंट पेश किए गए, जो कि उस रिपोर्ट से भी ज्यादा है। और उन्होंने आगे कहा कि इस ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट पर यदि एक धब्बा लगता तो किसी सुंदर चेहरे पर तिल की तरह उसे हम अच्छा समझ सकते थे, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट के ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के चेहरे पर कालिक पोत दी है और सारी रिपोर्ट खराब कर दी है। मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इंसाफ करेगी और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की इस रिपोर्ट को एज इट इज मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अंत में ट्राइबल नेता जो कांग्रेस के हैं, कम से कम उनको मुझे कोट करने का अवसर जरूर दें। मैं विनती कर रहा हूं कि ये एक ऐतिहासिक पल है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या हुआ है इस देश में और कैसे सरकारें चली हैं। उन्होंने, सर थोड़ा समय महत्वपूर्ण बिल है इसलिए उन्होंने कहा है कि आई मस्ट से दैट have you got interest of the tribal of India in the heart? You have progressive policy and want to help downtrodden people. You must withdraw your amendment. ये कांग्रेस के सदस्य कर रहे हैं। Otherwise, I will have to tell you, trouble will be created. और इतिहास गवाह है कि देश के सभी ट्राइबल क्षेत्रों में उग्रवाद का जन्म हुआ। ये उन्होंने उस समय कहा। अध्यक्ष जी, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का समय प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने साफ साफ कहा है, लगता है अभी सर कुछ चीजें उन्होंने कहा है कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू फाइट फॉर दिस राइट आई कैन नॉट गेट आंसर। इट इज माई ड्यूटी एंड इट इज माई राइट टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड गवर्नमेंट फॉर नॉट हियरिंग। इसलिए अध्यक्ष जी, इन बातों को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये कहना बहुत जरूरी है
और बस शिवचरण जी ने कहा कि ये सब शिवचरण झा जो बिहार से थे, उन्होंने कहा कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन सब नेताओं के कहने के बावजूद यह संशोधन नहीं स्वीकार किया गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उस हाउस में कार्तिक उरांव ने गुहार लगाई और इस जेपीसी के सपोर्ट में जो पत्र लिखा श्रीमती गांधी को, उसमें 342 एमपी, सर 1 मिनट सर, विनती कर रहा हूं, जल्दी करिए। 342 एमपीज ने कार्तिक उरांव के पक्ष को समर्थन किया। जेपीएससी समर्थन में थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने नहीं माना। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को पूरा समाप्त करते हुए, Vanakkam, Chairperson. Thank you for giving me this opportunity to amend the constitution. कंक्लूड कर दीजिए जरा, एक सेकंड जी, प्लीज कंक्लूड। लास्ट सर, मैं इसलिए यहाँ कोट करना चाहता हूं कि हिंदू शब्द कभी भी मत, मजहब, पंथ के कर्मकांडों से संबंध नहीं रखता है, अपितु ये सनातन राष्ट्र की सदियों पुरानी भू सांस्कृतिक अवधारणा, जियो कल्चरल कंसेप्ट है, और जिसकी परिधि में भारत में जन्मे समस्त पंथों और विश्वास का समावेश है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवन पद्धति कहा है। इसलिए मैं अंत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अर्जुन मुंडा जी ने, प्लीज बी ब्रीफ, 3 मिनट्स जी। Vanakkam, Chairperson. Thank you for giving me this opportunity to amend the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order 1950. Sir, to omit Bokta community from the Scheduled Caste list and to add few communities from the state of Jharkhand to Scheduled Tribes list. So last week, an UP bill was brought, Tripura bill was also brought in the scheduled things. Sir, unfortunately, everything boils down to election maneuvering and election strategy, because whatever we see, it is being done for the appeasement and not in the spirit of the upliftment. Like, why I say appeasement is, we have had a BJP chief from a certain community who had lost elections and then made a minister. That is, an individual is being appeased for the community's sake. But what is upliftment is, when Kalaignar Karunanidhi had given that Arundhati community 3.5% of reservation, of inner reservation within that. So that is what is called as upliftment and not appeasement of the society. Sir, in Tamil Nadu, we have 3% reservations even for the minorities of Muslims. There is a community called Kurumans, which is a synonym, a phonetic variation. Since 1978, 25 recommendations have been given to the union government to be added in the state list, but for scheduled tribes. Based on the union government letter dated 24/3/1999, Adi Dravidar and Tribal Welfare Development letter in the year 2001, and Tribal Research Center in Ooty was entrusted with the task of taking up the ethnological study of community. So based on the Tribal Research Community recommendations sent to the union government for inclusion of Kuruman synonyms in the ST list in the letter dated 19/7/2014, and as well as in the Manikam versus Ministry of Tribal Affairs in 23/1/2017, the Honorable Madras High Court Division Bench had suggested and directed the Union Government to consider expeditiously for independent analysis. In order to render social justice and affirmative action, I urge upon the Union Minister Arjun Munda Avargal to expedite the process of inclusion of Kuruma, Kuruman, Kurumba, Kuruman Counter, Kurumban, Kurumbar as synonym names of Kurumans, which is already enlisted in the shed. Sir, 2 minutes, I'll finish. Which is already enlisted. I also moved a private member's bill last Friday in regarding this. Sir, there's a community called Lambadi, which is a long pending, which is identified as a backward class in Tamil Nadu, but it is in the ST list in adjoining Karnataka and Andhra. In Tamil Nadu, there are total population of 2 lakh Lambadis, and in my constituency, it is concentrated. 5,000 Lambadis are there in Harur, Tanda, Chitling Panchayat, Penagaram, Dharmapuri, and in Lakkimpatti in Mettur. The state government has recommended in 2009 to have them in the ST list, and a high-level committee in 1994 constituted by the National Caste and Tribunal Commission recommended them the same. I urge upon the minister to have them also in that list. Sir, the Tamil Nadu government has recruited an anthropologist to study all these cases. There was a collector
a very proficient collector called Amuda in Dharmapuri, who had given many of these Kurumbas and these scheduled tribes, they have given certificates, but their siblings have not got. So, and regarding the Nari Kurvars and the Kurvikarargal, already Mr. Raja from our party and BCK Chief Thirumavalavan from Congress, Tirunavukarasu and the Chief Minister. Sir, I'm just finishing, sir. Sir, it's a very important issue. I'm just finishing, sir. Sir, I'm just finishing, sir. Please. Yes, sir. Conclude immediately. Yes, sir. Sir, sir, I will just like to take 1 minute to talk about a Dravidian model, sir. Many of them ask what is Dravidian model. Sir, I would like to say that there are 40 members from Tamil Nadu and Pondicherry over here. Sir, none of us have a caste surname. I would like to say why we are insisting on that. Sir, if we stand, I challenge from the opposition whether they can identify if I am from the forward caste or from the MBC or from the ST list. They will not be able to do that. So what I'm saying to say is that whatever the scheduled tribes, they don't have the name of in their caste name because it is a privilege. We have only Iyers, Iyengars, Modis, Banerjees, Naidus, Menons, all to have this. Sir, I'm just finishing this. This is very important. I'm just finishing. So what I'm saying is the caste surname is only a privilege. But a person from the scheduled class who's downtrodden, who's in the marginalized community will not have. So I insist upon this. After listening to this, even if one person from India changes his caste surname and has only his surname, it will be a big this thing for the Dravidian model. Thank you, sir. Please be content. I feel honored to participate in the discussion on the Constitution, Scheduled Caste Order and Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022, Jharkhand. Sir, it is nearly 75 years that our country has got its freedom and almost 75 years that our constitution came into being. But it is a matter of regret that even after so many years, the policy on reservation has had little impact on the lives of the scheduled caste and scheduled tribe people. These socially deprived people live a precarious life, unable to still fulfill their bare necessities of life. The age-old caste system, the main cause of this social inequality in our country. It has largely contributed in keeping a large portion of the country's population backward. Caste and creed-based divisions continue to dominate in housing, marriage, employment, and general social interactions in our country. We should therefore make all efforts in every form to fight back so that we all live in a society that encourages only liberty, equality, and fraternity, irrespective of caste. Although our constitution has provisions for reservation for these socially deprived people, they have benefited from the reservation only in a limited manner. But we need to put in effort to make these people become a part of this mainstream society. Our attempt should be to help the weak grow strong, not to let the weak become weaker, and give them a level playing ground with all members of the society. Hence, to echo what Dr. Ambedkar said, that our efforts must be aimed to help break the chains once and forever. So the bill seeks to remove Bhokta community from the list of scheduled caste and include scheduled tribes list and other communities also, as mentioned our earlier speaker, to include the scheduled tribes list. So inclusion of more caste and making laws are not enough. More funds are allocated, more funds are required to be allocated, and most importantly, implementation is to be looked after. So, a social activist and Adivasi rights activist from Jharkhand, Father Stan Sami, had been imprisoned for 7 months as an under trial in the Bhima Koregaon Elgar Porishad case. Charged under the Unlawful Activities Act 1967, he died in custody. His death came 4 years after he had moved a public interest litigation in the Jharkhand High Court. Praying for the release of the thousands of under-trial prisoners in Jharkhand, numerous other innocent Adivasis have lost their lives by being mistaken as Mayus. The minister must look into the matter of the under-trials and their current situation. Sir, the tribals have witnessed continued encroachment of their resources both at individual and community level. Shockingly, outsiders have been able to literally purchase the land of the Adivasis, and in some cases without the permission of the government.
This needs to stop immediately, Ji. and the lands that were taken away from them should be handed over to the original N. land Redappa ji. holders. Sir, finally, जी, finally, please. बोलिए, I बोलिए. would like to mention here that under the leadership of our Honorable Chief Minister, Government of West Bengal has been largely successful in abolishing Maivi's activities by implementing several developmental projects. And I would like to mention few of the projects. Sir, women from SC/ST communities are receiving 1,000 rupees per month under Lokhir Bhandar scheme, a symbol of women empowerment. People above the age of 60 years are also receiving 1,000 rupees under thank you. Joy Johar scheme for scheduled tribes and Taposhili Bindu Shri N. Redappa ji. scheduled Now, caste. please. Finally, sir, I, on behalf of my party, All India Trinamool Thank you, Congress, Chairman, support sir. this bill. The Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Amendment Bill 2022 was introduced in Rajya Sabha on February 7th, 2022 by Honorable Minister Arjun Munda ji. The bill amends the Constitution, Scheduled Castes in 1950 and Scheduled Tribes in 1950. The SC order series specifies the caste that scheduled caste and scheduled tribes demanded the scheduled caste. Some states and union territories, the ST order specifies the tribes and tribal communities which were demand the scheduled tribes in this regard. Changes to the list of SCs and STs in Jharkhand. The bill amends the schedule to the ST to include certain communities in the list of STs in Jharkhand, sir. These are the castes Ganji, Kauraka, Patabi, Raut, Mahaja, Kairi, Tamarja and Puja communities, sir. Further, the schedule to SC order being amended to amend the Bokta community from the list of SC communities to in Jharkhand, sir. The community is instead of being included in the list of STs, sir. The SCs are in subcommittees, communities within the Hindu caste system who are historically faced deprivation, oppression and extreme social isolation in India on account of their poverty, low status. These communities are notified as SCs as per the provisions of the continued in the Class 1 of Article 341 of the Constitution. In 2011, census places in number of SCs and in India 16.6% and population of the are 166 million. The scheduled tribes. STs communities are privatized geographical isolation and social education and economic backwardness and the definition which is carried over British era legislation, the scheduled tribes has been retained from 1931 census. Tribal people constitute 8.6% in total population, about 84 million people according to census of 2011. I stand to share the few thoughts on the proposed amendments in the Constitution. Let them begin by speaking in place present amendments into positive. There have been many amendments in the Constitution, Scheduled Caste Order 1950 and the Constitution Scheduled Tribes in 1950 modify the list of SCs and SCs. The bill seeks to omit Bokta community from the list of scheduled caste into relation to the state of Jharkhand and for the inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes. We have had multiple legislatures in the past 7 decades on this very important subject is considering the SCs and STs communities as a priority to be taken to the session. The
addition of the castes in the amendment to the list of scheduled castes and scheduled tribes follow the outlays benefits from the general sections in the central ministerial departments for the development of scheduled castes and scheduled tribes. There are about 705 scheduled tribes notified under Article 342 of the Constitution of India, and keeping with the vision of scheduled Sabka. Thank you, Mr. Redappa. One minute. Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vikas. The focused development of tribes and the conservation of their heritage has become priority. Srimati Aparajita Sir. Sarangi ji. Ji, please. Thank you, Mr. Chairman, sir. I stand here to support the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2022. Sir, the Constitution Order Amendment 2022 seeks to amend Constitution SC Order 1950 and Constitution ST Order 1950. Sir, this particular bill, which has been presented before this August House by the Ministry of Tribal Affairs, seeks to omit the entry of Bhokta community from the list of scheduled castes, and also it seeks to bring in certain communities to the list of scheduled tribes. Sir, here it's very pertinent to mention that we have about 8.6% tribal population in our country, almost 10.4 crore. And sir, under Article 342 of the Constitution, there are around 705 scheduled tribes, and this figure pertains to December 2021. So today, as we stand here and as we gather here to approve the proposal of the Ministry of Tribal Affairs, I must mention that this is not a new thing. In the last session, two states, Arunachal Pradesh and Karnataka, had brought in such proposals, and we had approved those cases. And in this session too, the proposals presented by the Ministry of Tribal Affairs pertaining to Uttar Pradesh and Tripura had been approved by these my esteemed friends from this August House. Sir, as I stand here, I am reminded of the words of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of the Constitution of India. He had said, "I do not believe that we can build up a free society in India so long as there is a trace of the ill treatment and suppression of one class by the other." Sir, he had also said, I would like to mention this, very important because it comes from no less than Dr. B.R. Ambedkar. He had said, equality could also be a fiction. Nonetheless, one should settle for it as a governing precept. We have to have equality in the society. जब मैं बात करूं समानता की, निश्चित तौर पर याद आएंगे हमारे आदरणीय श्री बिरसा मुंडा। उनका कथन है, यदि हमें देश का वास्तविक विकास करना है तो हमें सभी धर्म एवं सभी जाति के लोगों को साथ लेकर चलना ही होगा। So in line with these thoughts of these great leaders, our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has been constantly emphasizing Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas or Sabka Prayas. Sir, I would definitely like to remind the House that a couple of months back he had mentioned that 15th November, the birthday of Birsa Munda would be celebrated as Jan Jati Gaurav Divas. This shows the importance that this particular government pays to the upliftment of the tribals. Sir, I'll take 2-3 minutes more. Sir, in 2013-14, it's very important to know what has this government been doing for the upliftment of the tribals. So in 2013-14, we had just 167 Eklavya model residential schools, and this number has gone up to 679 today. And sir, I must mention here that 30 lakh students of these schools have been given scholarship by the Prime Minister Modi's government. Sir, I would also like to mention here that we talk of reaching the last
Everybody should rise, Antyodaya, and that is why all the people-oriented schemes are reaching all, including the tribals. Sir, here Honourable Minister Tribal Affairs had given certain figures. Shri Alok Kumar Sumanji. I would like to reiterate, sir, under Jal Jeevan Mission, 1,28,22,205 persons have been given water tap connections. So just 1 minute more. And sir, Swachh Bharat toilets we have been able to provide to 1,45,00,000 people. सर धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2022 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। झारखंड राज्य के भोक्ता समुदाय को ओमिट करने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां 1950 का संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। महोदय, झारखंड राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर इस संशोधन का प्रस्ताव है। वर्तमान विधेयक के द्वारा भोक्ता समुदाय को पार्ट 6A के एंट्री 3 में वर्णित है, जिसको ओमिट करना है अनुसूचित जातियों की सूची से, और पार्ट 12 के एंट्री 16 के अनुसूचित जनजातियों के लिस्ट में दसवरी, गंजू, दौलतमंदी, पटबंदी, राउत, मांझिया, खैरी समुदाय को शामिल करना है। इसके साथ साथ तमरिया समुदाय को एंट्री 24 के बाद और पुराना समुदाय को एंट्री 32 के बाद शामिल करना है। इस विधेयक के पास होने से निश्चित ही इन समुदायों का आर्थिक विकास के साथ साथ शैक्षणिक विकास भी होगा और फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट का फायदा उन्हें मिलेगा। महोदय, विकास के प्रवाह में SC/ST जो आज भी पीछे के पड़ाव पर खड़े हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा समाज में मोरल कॉन्साइंस की जागरूकता के फेवर में थे। वे हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को ध्यान में रखकर विकास चाहते थे। उनका कहना था कि नियम बनाकर केवल हम अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते हैं, बल्कि समाज में सोशल एवं मोरल कॉन्साइंस की भी जरूरत है और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में सोशल एवं मोरल कॉन्साइंसनेस और जिम्मेदारी पैदा करें। भारत के संविधान के आर्टिकल 46 में SC और ST के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के इंटरेस्ट को स्टेट के द्वारा स्पेशल केयर करना है तथा यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि SC/ST के साथ किसी भी प्रकार की सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। महोदय, संविधान के प्रारूप के निर्माण के कार्य को संपन्न हो जाने के बाद संविधान सभा में बाबा साहब की प्रशंसा में संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने अपनी उद्गार व्यक्त किए थे। ऐसे में एक सम्मानित सदस्य ने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का श्रेय महात्मा गांधी जी को दिया जाएगा तथा भारत की स्वाधीनता को संहिताबद्ध करने के लिए सेहरा हमारे महान संविधान के महान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर के सिर पर बंधेगा। महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में 1 मिनट सर, बस जस्ट आर्टिकल में निहित दिशा निर्देशों को कार्य रूप देने के लिए अनेक संस्थान बनाए गए हैं और प्रक्रियाएं लागू की गई हैं जिससे काफी सुधार हुए। लेकिन हमारे देश में समाज द्वारा और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वंचित वर्गों के बहुत से लोग अपने अधिकारों उनके हितों में चल रहे हैं, सरकार के अनेक कार्यक्रम के बारे में नहीं जानते हैं। अतः मेरा यह सुझाव है महोदय कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है और मेरा सुझाव है कि इस जानकारी और वेलफेयर स्कीम के बारे में इस समुदाय को बताया जाए, जागरूक किया जाए। इसी के साथ साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात श्री भरतरी मेहताब जी। Thank you, sir. I'll try to finish my point of view. This Constitution Scheduled Caste Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022, which was introduced in the Rajya Sabha and has been cleared from Rajya Sabha, as has been already stated, that according to the provision of Article 341 and 342 of the Constitution, the first list of scheduled caste and scheduled tribe were notified in 1950, and subsequently these lists were modified from time to time. List of scheduled tribe and state of Jharkhand has been modified by the Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribe Order in last 2002. Sir, deprivation has forced the constitution makers to provide some support to the deprived section of our society. And it is not only the government which supports the deprived section of our society, but it is the society at large
which also supports that. So in that respect, the state government of Jharkhand has requested to transfer Bhokta community from the list of scheduled caste to the list of scheduled tribe, and to include certain communities, that is Bhokta, Deshwari, Ganju, Dotal Bandi, Pathandi, Raut, Majhia, Khairi communities in entry 16, Tamaria, that is Tamadia community in entry 24, and Purana community after entry 32 in the list of scheduled tribe in respect of state of Jharkhand. From the Odisha point of view, I would say we have Bhokta community in Odisha also. The Government of India's Scheduled Caste Order 1936 had identified only 54 subcaste groups of Odisha as scheduled caste, but during last 70 years, the number of subcaste has increased in state, and till 2017, it was 95, while subcaste are still in queue to be enlisted as scheduled caste. The scheduled tribe identified from Odisha are 62 in numbers, including the tribes of Godaba, Ghara, Khadia, Kondha, Maitya, Oraon, Rajuar, and Santas, etc. Sir, a task force was formed in 2015 under the chairmanship of the Secretary of Tribal Affairs, and that task force examined the proposals for inclusion from various states, including 107 proposals from Odisha, and in its report notified in 2014 and recommended that following 10 communities of Odisha are inclusion in the ST list of the state on priority basis, and they are Purana community of Jharkhand has been approved. This community from Odisha should also be added. If this tribe is not treated at par with the similar tribe from Jharkhand, it will amount to historical injustice. Bhagata, Bhukta, Bhukta or Bhokta, the spelling is little bit different. Durua, Kolongo, Nakosia, Poba, Khandayat Bhuya, Tumudia or Tamadia, Chapua Kamar and Kondha. These are the 10 tribes that have been recommended by the task force, and this list is pending with the ministry. My question is, when these communities are to be included, and the in the ST list, as has been sent, Odisha government sent 107, task force identified 10, but that 10 from 2014 is still pending. I would like to understand from the minister when these 10 tribes are going to be listed in the ST list. Similarly, Saura, that I had spoken last time, it is a great demand throughout. Everybody knows they are tribals, but somehow or other they have been excluded for last so many years. Injustice is being imparted to them. They should be included in scheduled tribe. Inclusive of communities in the SC list of Odisha. Since 1978, proposals for inclusion of different caste communities are being submitted to Government of India at different point of time. Say for instance, I'll just mention 3-4 names. Chambar, Chambhar. The proposal of inclusion of Chambar as synonym of Chamar at serial number 19 of SC list of Odisha was sent to Government of India in 1981. That is still pending. Since 1981, we are in 2022. In Chik or Chik Badaik, the proposal of inclusion of Chik or Chik Badaik as synonym of Badaik in serial number 4 of SC list of Odisha was sent in 2007. That is also still pending. Siala, the spelling is S-I-A-L-A or S-I-A-L. The proposal for inclusion of Siala is a synonym to Sial, S-I-Y-A-L. Serial number 86 of the SC list of Odisha was sent to Government of India, SC/ST department letter, that is please conclude. 2009. The same is pending with the Government of India. Mahar, everybody knows we have Mahar regiment, and it is in Maharashtra, Mahar are scheduled caste. Mahar, Mohora, Mohora, Mahara. The spelling is little bit different. The proposal for inclusion of this caste community in serial number 59 of SC list of Odisha was sent to Government of India in 2015, and that is also still pending. I would like to understand from the minister, when would these communities are going to be included? Shri Rajendra Gavit ji,
Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 का झारखंड में अनुसूचित जातियों की सूची में भोक्ता समुदाय को निकालने तथा भोक्ता देशवासी गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माजिशिया, खौरी, तमरिया और पुराने समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना, इस बिल को मैं सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हूं। महोदय, जब भी संविधान का निर्माण हुआ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दबे और कुचले हुए सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी गई जातियां और जनजातीय के विकास को एक मुख्य प्रवाह लाने के लिए उसको अनुसूचियां बनाई गई, जिसके माध्यम से एक 10 सालों में इन जातियों का आरक्षण तथा अतिरिक्त सुविधा प्रदान करके उन्हें अन्य अंगड़िया जातियों के बराबर रखने का लक्ष्य था। लेकिन दुर्भाग्य से हर 10 साल के बाद अवधि मतलब क्या बढ़ती जा रही है और 75 साल अभी तक हुए हैं, लेकिन हम किसी भी अनुसूची में से किसी अनुसूचित जाति का डेवलपमेंट करके हम उसको बाहर नहीं निकाल पाए। ये हमारा एक दुर्भाग्य है। इन अनुसूचित जातियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही, कम होने के बजाय मतलब दिनों दिन बढ़ती जा रही। मैं मंत्री जी से मेरा कहना है कि जो एग्जिस्टिंग जो कम्युनिटी जो है, उस एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का हम किस तरह से डेवलप हम कर सकते हैं, और वो जो कम्युनिटी जो है जिनका डेवलपमेंट हुआ है, जो आर्थिक तौर पर जो अदर कम्युनिटी से आगे बढ़े हैं, इस कम्युनिटी को हम मतलब क्या कि मैं एक्सक्लूजन नहीं करना मतलब बोलना चाहता हूं, लेकिन उसको जिनकी आर्थिक तौर पर उसकी प्रगति हुई है उसको धीरे धीरे मतलब उसको एक्सक्लूजन करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो है, हर जगह पे बड़े बड़े सिटी डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि मुंबई है। मेरे मतदार संघ जो है उसके आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े डैम जो है, वो डैम बनने के बाद वहां पे आदिवासी विस्थापित होते हैं, और विस्थापित होने के बाद उनकी जो दुर्दशा जो है, बहुत उनकी हालत खराब होती है, उनको कोई भी कंपेंसेशन सही ढंग से नहीं दिया जाता है। मैं एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि जैसा नर्मदा डैम जो है, उस नर्मदा डैम जो है वो गुजरात में उसका मतलब बहुत बड़ा डैम है। वहां पे स्टेच्यू ऑफ सरदार पटेल का मतलब बहुत अच्छी तरह से बना गया है। साहब, मैं शिवसेना की तरफ से पार्टी की तरफ बन रहा, मैं अभी 10 महीने स्टार्ट किया है। तो वहां के नर्मदा के आजू बाजू में करीबन 14 ऐसे विलेजेस जो है वहां के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा मंत्री जी से भी कहना है कि आप भी थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वहां पे मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र से कई गांव जो पानी में मतलब डूबे हुए हैं। यहाँ पे आदिवासी जो है कई लड़वैया मतलब नेता अभी तक हो चुके हैं, जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा साहब भी इसी स्टेट के हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में उन्होंने जो कर लगाया था, जमींदारों के अगेंस्ट में संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते उनको मतलब क्या कि जो जेल हुआ हजारीबाग जो जेल में जो केंद्रीय जेल था, वहां पे उनको जहर दिला के मतलब उसको मारा गया। उसके बावजूद भी एक प्रेरणा लेके हमारे जो आदिवासी भाई उस भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा करके नाम बुलाते हैं। मैं यहाँ के सरकार को, मुंडा साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके प्रयास से यहाँ पे 15 नवंबर का भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिन यहाँ पे दिवस के रूप में एक मनाया जा रहा है। मैं सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन उसके आगे जाके मुंडा साहब, अर्जुन मुंडा साहब, मेरी आपसे मेरे रिक्वेस्ट है कि भगवान बिरसा मुंडा को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उनका जो उन्होंने जो कार्य किया है, क्योंकि हमें आदिवासी जो प्रेरणा लेते हैं, अदर कम्युनिटी उनके हर मतलब बड़े बड़े नेता है, लेकिन हम किसका प्रेरणा लेंगे? हम भगवान श्रीमती संगीता आजाद जी। तो सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है
कि जितने भी जो अपना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी समय आ गया कि हम इस बारे में गंभीरता से विचार करें कि एक इस प्रस्ताव को आपने मुझे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 झारखंड पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। झारखंड राज्य में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की सूची में स्थानांतरित करने और कुछ समुदाय जैसे देशवरी, देवस्वरी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया, खैरी, तमड़िया को भी शामिल करने के लिए यह बिल लाए हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में किसी भी जाति को शामिल करने का जो उद्देश्य है वह उस जाति की आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक विकास करने के लिए। इस क्रम में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उक्त जाति को आर्थिक विकास के लिए सरकार ने अपनी तरफ से जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान दिया है, उस जाति के सदस्यों को उसको नौकरी और आर्थिक सहायता मिले, इस पर पूरी तरह से जोर दिया जाना चाहिए। भोक्ता समुदाय के लोग लंबे अरसे से अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग करते चले आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी कई सारे किए हैं। ये समुदाय अधिकांश घने जंगलों और पहाड़ों में बसने के कारण अपने सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक विकास से कोसों दूर है, जिसके कारण अपनी मूलभूत सुविधाएं एवं अधिकारों से वंचित है और इसलिए अभी तक इनका विकास नहीं हो पाया है। अनुसूचित जनजाति की सूची में जातियों की संख्या अधिक है। संख्या अधिक होने के कारण इनकी जनसंख्या में भी काफी तादाद में है। आरक्षण के साथ साथ एससी की तुलना में एसटी के लिए अधिक कल्याणकारी और विकास की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लाई जाती हैं और बजट 2022-23 में भी 12% अधिक बजट इसके लिए दिया गया है। यह लाभ इस समुदाय के शामिल होने पर इनको मिलेगा और इसके माध्यम से इन जातियों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस जनजाति वर्ग के लोगों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी शिक्षा कायदे से हो। जब तक इस वर्ग के लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक इस समाज का विकास होना नामुमकिन है। इसी क्रम में मैं यह भी कहना चाहूँगी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का विकास तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण को पूर्णतः लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी मांग करती हूं कि उत्तर प्रदेश में पहले जो शून्य बैलेंस पे एडमिशन होता था, अब उसको बंद कर दिया गया है। अगर जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास फीस जमा करने के पैसे होंगे तो उनको इस तरह से छात्रवृत्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष जी, मैं मांग करती हूँ कि जिस तरह पहले से जीरो बैलेंस पे एडमिशन होता था उस तरह से फिर से एडमिशन हो और लोगों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करके अच्छी छात्रवृत्ति दी जाए। धन्यवाद। श्री विद्युत वरण महतो जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने संविधान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदि संशोधन विधेयक 2022 पर मुझे बोलने का मौका दिया। महाशय, अनुसूचित जनजाति की सूची पुरान के तौर पर नई प्रविष्टि के शामिल करना तथा अनुसूचित जनजाति सूची क्रम में 16 पर भोक्ता, देवरी, मुगुंज, दौलतबंद, पाबंदी, राउत, मझिया, खेरी, खरवार प्रजाति के रूप में प्रविष्ट के तौर शामिल करना है। अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम में 24 पर मुंडा प्रजाति में रूप में तमड़िया को शामिल करना है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एवं जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में ये समुदाय आगे चलकर अपने भविष्य के निर्माण में लगेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुंडा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, पुरान जाति जो है ये काफी गरीब है और जंगल में रहकर अपना जीवन यापन व्यक्त करते हैं। और साथ साथ मुझे एक बात कहना है कि हमारे यहाँ पर अधीर रंजन दास जो है हर वक्त कहता कि कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाए, लेकिन इतनी लंबी समय रहने के बावजूद में कांग्रेस ने कभी भी इस जाति के ऊपर देखने का नहीं ख्याल किया। क्योंकि आज आपको बता दें 1913 से लेकर 31 तक ये कुर्मी जाति जो ट्राइब में था और यही नहीं बल्कि देश के स्वाधीनता संग्राम में चुहाड़ विद्रोह में रघुनाथ महतो 1769 से 1805 तक इन्होंने स्वतंत्र संग्राम में आंदोलन में भाग लिया और इनको शहादत दी।
उसी तरह सहमति हो सदन की तो ये इस बिल पर निर्णय होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। इसी तरह कोल विद्रोह 1820 चाईबासा इलाका में एवं बंदगांव में 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। सिद्धू कानू के नेतृत्व में 1855 से 56 तक हमारे संताल विद्रोह हुआ। मुंडा विद्रोह हमारे भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895-1900 तक ये मुंडा विद्रोह हुआ। हमारे रघुनाथ महतो के नेतृत्व में स्वतंत्र संग्राम में ये जो हमारे खास करके कुड़मू समुदाय के लोग इसमें आजादी में भी भाग लिया। महोदय, छोटनागपुर पठार अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा एवं बंगाल और असम राज्य में विभिन्न जिला में लगभग 2 करोड़ संख्या में निवासित कुड़मी जनजाति समुदाय विगत कई वर्षों से अनुसूचित जनजाति सूची में सूचीबद्ध करने की मांग करते रहे। संथाल परगना महोदय, कुड़मी जनजाति समुदाय 1931 तक प्रमुख ट्राइब के सूची में शामिल थे, मगर 1950 में बनी अनुसूचित जनजाति सूची में बिना किसी नोटिफिकेशन के शामिल करने छोड़ दिया गया। 1991 ईस्वी में गृह मंत्रालय द्वारा जारी ज्ञापन में अनुसार छूटे हुए जनजाति समुदाय के राज्य सरकार द्वारा चिन्हित कर केंद्र सरकार प्रस्ताव पारित किया आपस शामिल करने का, मगर ऐसा नहीं हुआ। संभवतः इसके पीछे उनका जमीन हस्तांतरण एवं आदिवासी की जनसंख्या प्रतिशत कम करने का कूटनीति उद्देश्य कांग्रेस का रहा है। इसी वजह से कुड़मी जनजाति समुदाय पिछले 70 वर्ष से अपनी वाजिब संवेदन अधिकार को वंचित होते आ रहा है। महोदय, 1872 महोदय अभी तो शुरू हुआ, इसको थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण विषय। इसमें समुदाय छोटा नागपुर झाड़ी कुड़मी जंगल में कुड़मी अजीब दामोदर पूजा करते हैं। चुटिया नागपुर प्रांत कुड़मी लोगों का पूर्वजों ने बहुत 10 काल में आदिवासी जनजाति बीच में जमा किया था। मानभूम में बसे कुड़मियों को कथानुसार 52 पीढ़ी है। 1851 ईस्वी में एचईसी रिजल्ट अनुसार मानभूम और उड़ीसा के उत्तर में कुड़मियों को संताल एक भूमिज और बाद में जनजाति के विभेद करना मुश्किल है। उन्होंने विभिन्न शारीरिक मापदंड, सामाजिक मापदंड आकलन कर छोटनागपुर के उड़ीसा कुड़मियों को बिहार, अन्य संयुक्त प्रांत कुड़मियों को पूर्णतः अलग द्राविड़ प्रजाति जनजाति माना। इनके अनुसार कुड़मियों के टोटमी यानी कुल चिन्हित भी उन्हें द्राविड़ में दर्शाता है। महाशय, 1903 ईस्वी में ग्रेन ने भी छोटनागपुर उड़ीसा कुड़मियों को द्रविडियन वंश के एबोरिजिनल ट्राइब माना है। 1990 ईस्वी में एमएस मेल में वर्तमान में झारखंड के सिंहभूम कुड़मनी संबंध में ग्रियासन के तथ्य को पुष्टि करते हुए सन 1910 ईस्वी में कुपलेट लिखित कुड़मियों को ग्राम प्रधान महतो, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार संतालों का माझी, भूमिज का सरदार और ग्राम प्रधान माना है। 1910 ईस्वी में कोविडन वर्तमान में उड़ीसा के केवझोर मयूरभंज कुड़मियों के जुआंग, कोल, संताल, गोड़ आदि से 1917 ईस्वी में एमजे हॉलैंड रांची में कुड़मियों को लिस्टेड हजारीबाग कुड़मियों को आदिम जनजाति श्रेणी में रखा। सन 1913-1931 में गजट नोटिफिकेशन में कुड़मी समुदाय को अन्य 12 समुदाय से उत्तराधिकार विरासत में प्रथम नियम संचालित जनजाति मानते हुए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865-1925 प्रबंध में रखा गया। 1931 ईस्वी में बाद में विद्वान एच हटन ने यह गुहा में इतने कुड़मी सहित संताल आदि कोलरियन शाखा के जनजातीय समुदाय द्राविड़ के पूर्व प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड नस्त्र के माना जाता है। महोदय, कुड़मी जनजाति जतायत काबिलियन, मातृभाषा कुड़माली, ग्रीसन, कुपलेट तथा लेस आदि विद्वान ने ऐसा जनजातीय भाषा माना। इसके 2013 ईस्वी में सहयोग झारखंड जनजाति कल्याण एक मिनट करिए जी। कुड़माली जाते सर नगर कुड़माली जनजाति मातृभाषा कुड़माली धोर में 1961 में जी हो गया। सीधे मांग करते हैं महोदय कि वर्षों से उपस्थित ये कुड़मी समुदाय को मैंने सूचीबद्ध किया जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय आदिवासी जनता कल्याण मंत्री को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं अपने पार्टी जेएमएम की तरफ से ST/SC आपका जो अभी संशोधन होने वाला है उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और कुछ हमारे स्टेट का मसला है, इसलिए कुछ वहां से जो आपका जाकर के हमारे नेतागण बोले हैं उन्हीं की पंक्तियों से अगर हम बात करें तो वहां की सारी बातें यहाँ पे आ जाएगी
कि 5/12/2017 का आपका जाकर के मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संलेख में जो है कुछ पंक्तियां हैं। भोक्ता जाति के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए समग्र विचारोपंत प्रस्ताव है कि भोक्ता को छोड़कर खरवार अनुसूचित जनजाति की शेष उपजाति तथा देश सर वहां के नेताओं की बात यहां पे रख रहे हैं जो आपके भोक्ता समाज के वहां के नेता है, वहां के प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, उनकी बातों को रख रहे हैं। देशवासी गंजू दौलतबंदी पटबंदी राउत बोलने दीजिए, सुनिए, बोलने दीजिए। वहां के लोगों को ही बात रख रहे हैं सर, वो अपने बात को रखे। आप मंत्री जी भी वहीं के हैं, बातों को वो भी समझेंगे। एड्रेस कीजिए जी, बोलिए। मंजिया तथा खैरी को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का अनुरोध जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार से की जाए, ये वहीं की बात है। और उसके बाद वहां के श्री मथुरा प्रसाद महतो, श्री नलिन सोरेन, श्री उमा शंकर अकेला एवं श्री सुखराम उरांव माननीय सांसद माननीय सदस्य विधानसभा से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के लिए सरकार का वक्तव्य, उसमें उसकी एक पंक्ति पढ़ूंगा। नहीं, अनुसूचित जाति की संख्या में भोक्ता जाति की बहुतायत, इस समाज की बात हो रही है, उसको क्या फायदा क्या नुकसान होगा उसकी भी उल्लेख है यहाँ पे कि बहुतायत संख्या लातेहार और चतरा जिला में है। 1985 से लगातार चतरा विधानसभा में भोक्ता जाति का प्रतिनिधित्व तो होता रहा है। इन्हीं क्षेत्रों में इन 2 जिलों में विधानसभा की सीटें एवं त्रिस्तरीय पंचायत समिति के भी अधिकांश सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है, जिसके कारण अधिकांश सीटों पर भोक्ता जाति को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। बिना स्थलीय और धरातलीय सच्चाई को जाने भोक्ता जाति की इच्छाओं के विपरीत भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में भोक्ता जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्यसभा में रख दिया गया है, जिसके कारण भोक्ता जाति के लोगों में काफी आक्रोश है। उक्त संशोधन के बाद भोक्ता जाति का प्रतिनिधित्व ना तो विधानसभा और ना ही त्रिस्तरीय पंचायत में रह पाएगा। उसके बाद आपका सरकार का वक्तव्य जो है उसमें आया है 2019 का, उसको भी मैं पढ़ना चाहूंगा। तत्पश्चात इस मामले में विभाग द्वारा समीक्षा की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्ताव पर अध्ययन पूर्ण समीक्षा का आदेश प्राप्त है। उक्त आदेश के आलोक में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची से पुनः अध्ययन समीक्षा करने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्र संख्या 1653 21/2/2019 द्वारा अध्ययन पुनः समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध संस्थान से किया गया है। प्रतिवेदन अब तक प्राप्त नहीं है। ये वहां के नेताओं की बात आ रही है और वहां के समाज के लोगों की बात आ रही है। हम झारखंड से होने के लिए उनका बात को यहाँ पे रख रहे हैं। माननीय मंत्री जी वहीं से हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि समाज के लोगों की बातों को लेते हुए उसके बाद इस पे कोई निर्णय करें। वहां के राज्य सरकार से भी इसका जो है निर्णय जान लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी। सर, थैंक यू चेयरपर्सन सर for giving me the opportunity to speak on the Constitution Scheduled Caste and Tribes Order Amendment Bill 2022. Sir, the founding fathers of our Constitution, especially to mention in this occasion about Bharat Ratna, Dr. Baba Sahib Ambedkar, were aware of the political, social and economic inequalities which existed in the country due to historical reasons. Sir, our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, had laid a comprehensive roadmap for the inclusive development of our nation along with our tribal community. I thank our Minister of Tribal Affairs, Sri Arjun Munda ji, have been implementing several schemes and policies to safeguard the life of the tribal people with a view to protecting them from social injustice and all forms of exploitation. Sir, I wish to mention here the case of 3 major tribes whose recommendation from the state government for inclusion in scheduled tribe classification by the central government still remains pending. Firstly, I wish to refer the case of the nomadic community of Narikrovas, who are closely identified as nomadic or gypsy population. Though state government have been providing them facilities in several settlements, the community has not been able to access the full benefits of government welfare schemes for the fact that they fall under the category of most backward class. Sir, their socio-economic level is extremely low and the community struggles with high levels of illiteracy and unemployment. Sir, the ST status to this community would allow them to access education and
employment reservation, which will considerably help in the upliftment of this community. Similarly, sir, the Badaga community is an indigenous community in the Nilgiri district of Tamil Nadu. There are claims that in the pre-independence period, they were classified under the important primitive tribe category. However, post-independent, they were deleted from the scheduled tribe list and have been fighting for this cause for several decades. Tamil Nadu government had on earlier occasion sent recommendation for reinstating their lost status to the central government. So I request that this community may kindly be included in the scheduled tribe list. And also the inclusion of Kuruman tribal community as Kurumans in the scheduled tribe list of central government. Sir, various anthropological studies as well as the study by the Tribal Research Center of Tamil Nadu government has suggested that name of Kurumba, Kurumbas and Kurumans are synonymous. I finally conclude, sir. I wish to recollect here that the late former Chief Minister of Tamil Nadu, our beloved leaders, Purachi Thalaivar MGR and Purachi Thalaivi Amma, had both launched extensive welfare schemes for the upliftment of the scheduled tribe communities. I wish to highlight the urgent need to provide all the constitutional guarantees envisaged in the Constitution of India to enable the above communities to lead a life of equality and with other citizens of the country. I wish to conclude by extending my support. Thank you. நன்றி மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களே. பட்டியலின வகுப்பினருக்கு அரசியல் சாசன திருத்த மசோதா மீது உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களே, நாம் நம்முடைய நாடு சுதந்திரமடைந்து 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய நாடு சுதந்திரமடைந்து 75 ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்னும் சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற பல்வேறு பிரிவினரை இதுபோன்று சட்ட திருத்தங்கள் மூலம்தான் பட்டியல் இனத்தவராக சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் நாம் இருப்பதை இங்கே வருத்தத்தோடு பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இன்னும் நம் நாடு முழுவதும் சமூக கல்வி பொருளாதார வேலைவாய்ப்பில் மிக மிக பின்தங்கிய நிலையிலே அடித்தட்டு நிலையில் இருக்கக்கூடிய சில பிரிவினர் தங்களையும் பட்டியல் இனத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். தற்போது இந்த அவையில் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மசோதா ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஒரு சில பிரிவினரை பட்டியல் இனத்தில் சேர்க்கப்படுவதை முன்மொழிகிறது. அவர்கள் சமூக பொருளாதார நிலையில் பின்தங்கி இருப்பது தற்போதுதான் இந்த அரசினுடைய கவனத்திற்கு வந்திருக்கிறதா? அப்படி என்றால் இத்தனை ஆண்டு காலம் அவர்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை பெறுவதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டிருந்தனர் என்பதை இந்த அரசிடம் கேட்க விரும்புகின்றேன். இப்படி ஜார்க்கண்ட் மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் இன்னும் அடித்தட்டு நிலையில் கூட முன்னேறாத பல பிரிவினர் தங்களை பட்டியல் இன மக்களாக சேர்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். சுதந்திரம் பெற்று 75 ஆண்டுகள் கழித்தும் இன்னும் பட்டியல் இன மக்கள் யார் என்பது குறித்த தெளிவு ஒன்றிய அரசுக்கு இல்லாது எவ்வளவு பெரிய துரதிர்ஷ்டம் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும். அல்லது இப்போது கொண்டு வரக்கூடிய இந்த மசோதாவோடு இந்த சட்டம் நிறைவேறும் என்பதை இந்த அரசால் கூற முடியுமா? எங்களுடைய மாநிலத்தில் 1965 முதல் நரிக்குறவர் சமுதாயத்தினரை ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய மாநில அரசு தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றது. எங்களுடைய மாநிலத்தில் இன்னும் நரிக்குறவர், குருவிக்காரர், குறும்பர் சமுதாயத்தினர் வாழ்வாதாரங்கள் முன்னேறாமல் சமூக ரீதியாக, பொருளாதார ரீதியாக, வேலைவாய்ப்பு ரீதியாக இன்னும் மிக மிக பின்தங்கிய நிலையிலே இருக்கின்றார்கள். அவர்களையும் பட்டியல் இனத்தில் சேர்க்க வேண்டும், அவர்களுக்கான உரிமை வழங்கப்படும் என்று எங்களுடைய மாநிலத்திலிருந்து தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றோம். எங்களுடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒன்றிய அரசிடம் இந்த கோரிக்கையை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றார்கள். பல்வேறு பரிந்துரைகள் இந்த அரசினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் அவர்கள் இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை என்ற கேள்வியும் கேட்க விரும்புகின்றேன். எங்களுடைய பகுதியில் உள்ள மீனவ சமுதாயத்தினர் பலர் தங்களையும் பழங்குடி மக்கள் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார். கடலை மட்டும் நம்பி வாழக்கூடிய மீனவ சமுதாயத்தினர் இன்னும் சமூக பொருளாதார கல்வி ரீதி வேலைவாய்ப்பிலே பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்றார்கள். அவர்களை முன்னேற்றப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே, அவர்களுக்கு உரிமையை கொடுக்கக்கூடிய வகையிலே, இது இடஒதுக்கீடு பெறக்கூடிய வகையில் இந்த பட்டியலின வரிசையில் அவர்களை சேர்க்க வேண்டும். ஒருபுறம் பட்டியலின வரிசையிலே இதர பொருளாதார கல்வி பொருளாதார பின்தங்கிய மக்களை சேர்க்கக்கூடிய நேரத்தில் வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடை மறுக்கக்கூடிய அளவில் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை எல்லாம் தனியார் மயமாக்கக்கூடிய பணியும் இந்த அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது. பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் மயமாக்குகின்ற போது அங்கே இடஒதுக்கீடு மறுக்கப்படும். மிஸ்டர் கே ஜெயக்குமார் ஜி. Honorable Speaker, sir, thank you for the opportunity. This bill has already been passed in the Rajya Sabha. In both the houses, there was a suggestion made to the minister on this bill that
there could be a comprehensive bill rather than taking 2, 3, 4 for every state separately. That will reduce the work and that will solve the problem also. For example, in Tamil Nadu, Kurumbar, Narikuravar, Kuruvikkarar, Kurumban, like these communities have already been waiting for inclusion in the scheduled tribe categories. I request the Honorable Minister to bring up a comprehensive bill on this stage. While the Minister was piloting the earlier bill, in this bill in the Rajya Sabha, he made an observation that Center is concerned about development of tribal people and its main objective is to bridge the gap between the rich and the poor. The aim is very lofty and it is great imagination. As its first step of bridging the gap in the budget would make a difference to be narrowed, because in this government the budget has been very weak towards the scheduled tribe and scheduled caste. For example, Niti Aayog has given the guidelines that how the budget should be drawn for the scheduled caste and scheduled tribe people. That guidelines has not been complied with. Proportion to the population, the fund has to be allotted. Whereas, Honorable Minister is aware, I suppose, that there is a gap in the budget of 40,634 crores compared to the last year budget for the scheduled caste and 9,399 crores for scheduled tribes. First, the Minister may kindly take up steps to reduce this gap and reinstate this budget to that extent. Budget is a failure to ensure welfare of scheduled castes and scheduled tribes. When there is not fund provided, where is the point in talking about we are going to develop the scheduled caste people and scheduled tribe people? This is an imaginary. Sir, for example, post-matric scholarship 225 crore has been reduced. National fellowship 127 crore has been reduced. Manrega 25,000 crore has been reduced. Manrega used to provide the employment. This government has put the unemployment at the highest figure in the country. But today the situation is that Manrega saves the people. But the Manrega allotment is 25,000 rupees. Crore rupees has been reduced in the country. In the poorness, the country's position is 65th place. And in the employment in a country where it is in the 65th, sir, I have taken only 1 minute, sir. Only 1 minute, sir. Sir, there is a reverse migration because of, sir, privatization is the biggest ill of this particular government. When the public sector government, what is the function of public sector? Why public sector we brought in for employment, availability of goods at price, area development. Sir, privatization is the biggest ill of this government. Honorable Minister may kindly note, kindly take steps to avoid all this privatization to provide employment for the scheduled caste and scheduled tribe people. This government is robbing the employment potential of the SC. மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் பழங்குடி மக்கள் சில பிரிவினரை பட்டியலினத்தில் இருந்து பழங்குடி பட்டியலில் இணைப்பதற்கான இந்த அரசியல் சாசன திருத்த மசோதாவை நான் வரவேற்கிறேன். அதைப் போலவே தமிழ்நாட்டில் இருந்து மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் பலரும் முன்மொழிந்ததை நான் வழிமொழிய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் குருமன்ஸ் என்கிற சமூக பிரிவினரும் லம்பாடி, படுகர், நரிக்குறவர் ஆகிய சமூக பிரிவினரும் தங்களை பட்டியலினத்தில் இருந்து தங்களை பழங்குடி பட்டியலில் இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகின்றனர். அதற்கான நடவடிக்கைகள் மாநில அரசின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டும் இன்னும் இந்திய ஒன்றிய அரசு அதை நிலுவையில் வைத்திருக்கிறது. ஆகவே அந்த சமூக பிரிவினரை பழங்குடியினர் பட்டியலில் இணைத்திட வேண்டும் என்று நான் முதலில் வேண்டுகோள் விடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இங்கே பேசிய ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர் ஒருவர் இந்த ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ் சமூக பிரிவினர் மதமாற்றத்தில் வெகுவாக ஈடுபடுகிறார்கள் என்கிற வேதனையை அல்லது வருத்தத்தை பதிவு செய்தார். அவர்கள் மதம் மாறுகிறார்கள் என்று வருத்தப்படுகிற இந்த அரசு, அதற்காக அந்த மதமாற்றத்தை தடுக்க வேண்டும் என்று துடிக்கிற அரசு, அவர்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படுகிற வன்கொடுமைகளில் இருந்து அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதில் ஏன் அக்கறை செலுத்தவில்லை என்கிற கேள்வி எழுகிறது. ஏன் அவர்கள் மதமாற்றத்தில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்பதை தயவு கூர்ந்து எண்ணி பார்க்க வேண்டும். இந்த மக்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற கொடுமைகளிலேயே மிக கொடிய துயரம் ஹானர் கில்லிங் என்கிற ஆணவ கொலை. இந்தியா முழுவதும் எல்லா மாநிலங்களிலும் இது நிகழ்ந்து வருகிறது. இந்த ஆணவ கொலைகளை தடுப்பதற்கென்று பிரிவென்ஷன் ஆஃப் ஹானர் கில்லிங் ஆக்ட்
ஒன்றை, ஆணவ கொலை தடுப்பு சட்டம் ஒன்றை இந்த அரசு இயற்ற வேண்டும், அதற்குரிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உலகில் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத ஒரு கொடூரம் இது. இது உலக அரங்கில் நமக்கு தலைக்குனிவை ஏற்படுத்துகிறது. சாதி விட்டு சாதி திருமணம் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு சமூக கட்டமைப்பாக இந்த சமூக கட்டமைப்பு இருக்கிறது. ஆகவே நான் மாண்புமிகு அமைச்சரின் மூலம் இந்த அரசுக்கு விடுக்கிற வேண்டுகோள், உங்களின் வழியாக விடுக்கிற வேண்டுகோள், சாதி ஆணவ படுகொலை தடுப்பதற்கு சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி अमरகிறேன். श्री निशिकांत दुबे जी, धन्यवाद सभापति महोदय। 3-4 मिनट में खत्म करना कठिन काम होता है, पर आप कठिन काम कर सकते हैं। 8:30 बजे खत्म आप करूंगा सर। माननीय प्रधानमंत्री के लिए और माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के लिए, आज हमारे झारखंड में सर कुछ जातियों ने होली, दिवाली और रामनवमी एक साथ मिलाने का फैसला किया और मैं खरवार, भोक्ता, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी, तमरिया और पुरान जातियों की तरफ से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अर्जुन मुंडा जी का इस सदन के माध्यम से झारखंड के तरफ से अभिनंदन करता हूं। सर, चर्चा के क्रम में मुझे लगा कि एक चीज है कि उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का पथ प्रदर्शक होता है, लेकिन मुझे जो फील हुआ सर कि जो जातियां 75 साल से परेशान थी, किसी किरानी की गलती से, किसी सरकार की गलती से वो शेड्यूल ट्राइब नहीं बन पा रही थी, जो पहले शेड्यूल ट्राइब थी और शेड्यूल ट्राइब से उसका नाम कट गया था और शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल कास्ट में कन्वर्ट कर दिया था। उसके लिए यदि हमारी सरकार ये बिल लेकर आई तो उसका जिस तरह से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने विरोध किया वो निंदनीय है, अशोभनीय है और मुझे लगता है कि झारखंड की वो जनता और वो जाति इनको कभी माफ नहीं करेगी, कभी इनको एक वोट नहीं मिलेगा जो वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस ने लगातार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ छलावा किया है सर, और हमेशा, अब 13-14 साल हो गया इस सदन का सदस्य बने हुए, और मैं देख रहा था इतिहास कि उनको कमेटी बनाने का बहुत बड़ा शौक है सर। ढेर सारी कमेटी बनी। 1953 में उन्होंने कालेलकर कमेटी बना दी, 1959 में एल्विन कमेटी बनाई, 60 में उन्होंने ढेबर कमेटी बना दी, 65 में जिसके बारे में कि पिछली बार मुंडा जी जिक्र कर रहे थे, लोकुर कमेटी बनाई, फिर सिलू कमेटी आई, भुरिया कमेटी, ढेर सारी कमेटी बनी सर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 2009 में जब मैं सांसद बना तो मैंने लगातार एक बातों की तरफ जो है सरकार का ध्यान, केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि कुछ ऐसी जातियां हैं हमारे यहां झारखंड में जिनका कि हिस्टोरिकल ओमिशन है, और ये जितनी कमेटी मैंने देखी, चाहे वो लोकुर कमेटी देखी, चाहे ढेबर कमेटी देखी, चाहे कालेलकर कमेटी जिन्होंने कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए कमेटी बनाई गई, उसने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किया। लेकिन 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन, 1948 में जब ये संविधान पास हुआ सर, 26 नवंबर 1948 को, उसमें जिन जातियों को कि शेड्यूल ट्राइब माना, उसका जब 1950 में नोटिफिकेशन हुआ तो उसका नाम नहीं था, और उसके आधार पर 2013 में इसी पार्लियामेंट के कारण, पार्लियामेंट की ताकत इतनी है जिसके बारे में कि भर्तरी महताब साहब जिक्र कर रहे थे, मेरे हंगामा करने के बाद, पूरी भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन करने के बाद, उस वक्त के जो सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स थे ऋषिकेश पांडा साहब, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बन गई। उस कमेटी में सर, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और मंत्री जी और पूरी भारत सरकार हमेशा इन चीजों का जिक्र करती है कि एसटी में तभी आएगा जबकि आपका वहां से स्टेट रिकमेंड करे। फिर जो है, जिस तरह रामदयाल मुंडा इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे कि आपकी एथनोग्राफी रिपोर्ट आनी चाहिए, एथनोग्राफी रिपोर्ट को आरजीआई जो है वेट करेगा, SC/ST कमीशन वेट करेगा। वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा तो SC/ST कमीशन और एथनोग्राफी रिपोर्ट रामेश्वर उरांव जो मंत्री हैं उनके रिकमेंडेशन को भी नहीं मानने को तैयार है। इसीलिए जेएमएम और कांग्रेस में मुझे लगता है कि झारखंड में बड़ी लड़ाई चल रही है और किसी दिन लगता है कि सरकार गिरने ही वाली है सर। लेकिन इसीलिए जो मैं आपको बात कर रहा था सर कि उसमें आरजीआई का भी प्रतिनिधि था, SC/ST का भी प्रतिनिधि था, और उसमें राज्य के भी सारे मेंबर जो है उनको बुलाया गया।
और बड़ी ही अच्छी रिपोर्ट जो है 2014 में हमारी सरकार आने के ठीक पहले मई 2014 में वो रिपोर्ट आई सर। और इस रिपोर्ट ने जो कहा बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। और अभी हेमंत गुप्ता की एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट में, मैं अभी मंत्री जी से बात कर रहा था, दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो दोनों जोड़कर आपको बहुत आश्चर्य होगा सर कि ये जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब ये माना जाता है कि उनका कल्चर अलग है, उनका एरिया अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है और उस आधार पर हम उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देते हैं स्पीकर महोदय। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस संथाल समाज से विजय हांसदा आते हैं, जहां से संथाल पन्ना से मैं सांसद हूं, एक उसी रिपोर्ट का पार्ट, सुरेश जी चुप रहिए, अरे बात करने दो ना भाई, बोलते रहिए। सभापति महोदय कि उसी हिस्टोरिकल जो कमेटी बनी ऋषिकेश पांडा की कमेटी की रिपोर्ट, उस ऋषिकेश पांडा की रिपोर्ट में यह कहा गया है सर कि 1810 तक कास्टेयर की एक किताब को कोट किया गया है जो 1865 से लेकर 1895 तक संथाल पन्ना में एसडीओ थे, डीएम थे और कमिश्नर थे। उन्होंने ये कहा है सर कि 1810 तक संथाल जो है संथाल पन्ना में नहीं थे तो उनको आदिवासी का दर्जा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संथाल पन्ना में केवल पहाड़िया थे या खेतौड़ी थे या घटवाल थे और इसीलिए खेतौड़ी और घटवाल जो आज तक एक्सक्लूडेड हैं वो हिस्टोरिकल ओमिशन है और वो इसका पार्ट होना चाहिए। और उसी तरह से हेमंत गुप्ता की अभी रिपोर्ट आई है सर सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कह रहा है कि 70-75 साल में आजादी के इतने वर्षों के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है और विकास होने के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए कि हमारा घर, मान लीजिए बिहार है, हम झारखंड से एमपी हो गए, मेरे बेटे जो है कहीं बाहर चले गए सर, लेकिन वो शेड्यूल ट्राइब हैं और शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट रहते हैं, इस आधार पर उनका ओमिशन नहीं होना चाहिए। और अभी हेमंत गुप्ता की रिपोर्ट, ये जजमेंट जो है अभी मार्च में आई है सर। तो मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है सर, बस 2-3 मिनट में खत्म करूंगा, कि ये न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। 13-14 साल हो गए मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं। ऋषिकेश पांडा कमेटी की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और खेतौड़ी घटवाल जिनके साथ की हिस्टोरिकल ओमिशन हुआ है, जिनको बिना किसी कारण के, और भी कई एक जातियां हैं जो रविंद्र कुमार तमिलनाडु की बता रहे थे, उन सबों को उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि आरजीआई भी उसका मेंबर है, SC/ST कमीशन भी मेंबर है, उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप उन जातियों को शामिल करिए। मैं एक बार फिर से भोक्ता कम्युनिटी की तरफ से और सुनील सिंह जी जैसे बड़े आदमी की तरफ से मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब ये भोक्ता को आपने बना ही दिया है, तो जो परिसीमन जब आपने बना ही दिया है, तो जो परिसीमन है, एमएलए का सीट क्या होगा, जिला परिषद का सीट क्या होगा, पंचायत का सीट क्या होगा, उस परिसीमन को भी जो है पेशा एक्ट की तरह जो है आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सर अभी एक मिनट विजय बैठो। विजय के बाद बैठिए तो आलूवालिया जी। महोदय, हमारे जनजाति के पंजीकरण के लिए जो संविधान संशोधन लेकर हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी आए हैं, मैं उसका समर्थन करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, अभी हमारे पूर्व वक्ता निशिकांत दुबे जी ने पूरा इतिहास बता दिया। 14 साल से वो सांसद हैं वहां, 12 साल मैं भी सांसद झारखंड का रहा हूं। मैं कहना चाहता था कि करीब 700 जनजातियों का नाम अंकित है पूरे देश में संविधान में। अगर गलत हो तो माननीय मंत्री जी संशोधन करेंगे। और यहां झारखंड में ये 33वां शायद लाया गया है। सर, 8th शेड्यूल में संथाल भाषा ही को मान्यता दी गई है। जो हमारी 8वीं अनुसूची के अनुसार जो भाषाओं को दिया गया है उसमें संथाल है। कहे कि 51% से ज्यादा आबादी संथालों की है।
किंतु ये जो 700 हैं विभिन्न क्लान के, विभिन्न समाज के, विभिन्न कैटेगरी के, इनकी भी मातृभाषाएं हैं, इनके भी डायलेक्ट्स हैं। जैसे मैं जहां से आता हूं, आसा दुर्गापुर बर्दवान जिले से, वहां पर जो आदिवासी लोग हैं वो कालची नहीं बोलते। मैं जब भी जाता हूं तो उनकी मांग यही होती है कि हमारी मातृभाषा का कब परिचय होगा। हम लोग कहते हैं कि कई कोस पर जाने पर वाणी और पानी दोनों बदल जाता है। वैसे ही जब आप जनजातियों के समाज में घूमेंगे तो वहां पर भी वाणी और पानी बदल जाता है। इनकी वाणी अर्थात इनकी मातृभाषा के संरक्षण के लिए भी मैं आग्रह करूंगा मंत्री महोदय से कि उनकी मातृभाषा में वो पढ़ सके, बेसिक एजुकेशन ले सके और उसका प्रचार प्रसार कर सके। उसमें लोक संगीत है, उसमें हर तरह की बात है, उनकी परंपराएं हैं, उनके नृत्य हैं, उनका सब चीज का संरक्षण हो सके, उस पर भी ध्यान दें सरकार, तो मैं कृतार्थ रहूंगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, क्या बात बताइए, एक सेकंड। हाँ, एक मिनट माननीय मंत्री जी, जरा प्लीज जी से अनुरोध करते हो सर, 2-3 लाइन सर, बाद में कुछ बात कर दीजिएगा। धन्यवाद। आप बोल चुके हैं, विजय हंसराज जी बोल चुके हैं। नहीं, माननीय मंत्री जी प्लीज। नो, माननीय मंत्री जी प्लीज। माननीय सभापति महोदय, दे दीजिएगा। आप बोल चुके हैं, आपको समझ दिया जा चुका है, बैठिए। माननीय मंत्री जी प्लीज। झारखंड राज्य के संबंध में जो संविधान अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां संशोधन विधेयक 2022 पर माननीय सदस्यों ने, पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा किया है और अधिकांश लोगों ने, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो प्रतिबद्धता है, उसी कड़ी में इस तरह के तमाम समस्याओं को, विसंगतियों को दूर करने का कार्य लगातार चल रहा है। इसी सदन में हमने अरुणाचल से संबंधित विधेयक पर चर्चा किया, हमने कर्नाटक से संबंधित विधेयक पर चर्चा किया और पारित किया, उत्तर प्रदेश से संबंधित, त्रिपुरा से संबंधित, लगातार हम विभिन्न राज्यों के ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए सदन में सबकी मंशा, सबके सुझाव, सबके वक्तव्य आए और ऐसे चीज़ों का समाधान निकाले, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। यह प्रधानमंत्री जी का एक प्राथमिक क्षेत्र है जहां विशेष रुचि लेकर ऐसे समस्याओं का समाधान कैसे हो और आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल अवधारणा है, उसे हम इन परिवारों, इन समाजों, इन समुदायों के बीच में देख सके, ताकि हम ये लक्ष्य निर्धारित कर सके कि आज़ादी के समय में पीछे में रहने वाले पंक्तियों के लोगों को 75 साल में नहीं लेके जाया जा सका, तो अमृत महोत्सव का संकल्प ये हो कि 100 साल जब पूरा हो तो देश के आदिवासी मूल धारा में जुड़े हुए दिखे और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। सभापति महोदय, इसी कड़ी में माननीय सदस्यों ने जो कुछ विषयों के तरफ में, जैसे हमारे सुरेश जी ने वैसे समर्थन किया है, कहा है नो ऑब्जेक्शन, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि ये पॉलिटिकल तरीके से, पॉलिटिकल रेजुलेशन के रूप में या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ, यदि आपको ऐसा लगता था तो पॉलिटिकल
लाभ लेने के लिए आपने पहले क्यों नहीं किया? आपको तो मौका मिला था लंबे कालखंड तक, लेकिन आपने इस विषय पर राजनीति किया। उन लोगों को लाभ कैसे मिले, न्याय कैसे मिले, इसके बारे में नहीं सोचा। हम अब सोच भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, और निष्पक्षता के साथ संवैधानिक प्रावधानों और जो मापदंड है उस मापदंड के आधार पर कर रहे हैं। और इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं है, विशुद्ध रूप से मेरिट पर सारी चीजें की जाती है। क्योंकि इस संबंध में हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी भी बता रहे थे कि कितने फॉर्मेलिटीज की जाती है। उन्होंने एक समिति का भी जिक्र किया जो 2013 में पंडा समिति बनाई गई थी, और उसके भी बहुत सारे सुझाव मंतव्य आए, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता हूं कि जहां पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनजातीय समुदाय के हितों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता थी, जो पूरी नहीं हो सकी, और आज इस अवस्था में आज भी हम चर्चा करते हुए कि वो आज भी पीछे है, आज भी नीचे है, आज भी समस्याओं से जकड़े हुए, ये जो बातें कह रहे हैं ये वैसे लोगों के माध्यम से यदि कही जाए तो ये उपयुक्त नहीं है जिन लोगों ने लंबे कालखंड तक इस देश में शासन किया। और इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है और जिन लोगों ने चिंता जाहिर की है कुछ चीजों के बारे में, जैसे हमारे भर्तरी महताब जी ने उड़ीसा से संबंधित, अपराजिता जी ने उड़ीसा से संबंधित, मेरे पास सारे ऐसे सारे समुदायों के बारे में मंत्रालय शोध के साथ कार्य कर रही है कि हम किसी के साथ अन्याय न हो, इसकी चिंता करें, सबको न्याय मिले, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने फाइनेंशियल डेफिसिट की बात की कि ट्राइबल मिनिस्ट्री में या ट्राइबल के लिए जो फाइनेंशियल बजटिंग होती है उसमें कमी है। मैं बताना चाहता हूं कि नीति जो बनाई गई थी उस नीति 70 के दशक में बनाई गई थी कि किस तरीके से केंद्र और किस तरीके से राज्य बजट का प्रावधान करेगा और किस तरीके से विकासात्मक कार्यक्रमों को प्लान और सब प्लान के आधार पर, यानी ट्राइबल सब प्लान के आधार पर राज्य उन राशियों का व्यय या योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे या चिन्हितीकरण करेंगे या प्राथमिकता दें। लेकिन ये नीति होने के बावजूद भी मैं जब रिपोर्ट को देखता हूं, क्योंकि ये नीति बनाई गई थी जब देश में जिसकी चर्चा किया गया है, यूएन ढेबर के समय में, यूएन ढेबर इस कमीशन के मेंबर थे जिन्होंने ये अनुशंसा की थी कि देश के डेवलपमेंट पॉलिसी ट्राइबल एरिया में क्या होना चाहिए। तो इसका फॉलो कभी लोगों ने नहीं किया। इसके साथ साथ ही जातियों से संबंधित विसंगति को लेकर ये बात सही है, जैसे हम इस देश के पार्लियामेंट में यहां बैठे हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला यह संसद है। यहां बहुत सारे कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे प्रदेशों के लोग हैं, सबके किसी भी समुदाय के नाम लेते समय फोनेटिक वेरिएशन होगा। तो ऐसे भी कई समुदाय हमें देखे गए हैं जिसमें इस तरह के विसंगति है, और इसलिए कुछ समुदाय को आज यदि झारखंड में आप देखेंगे तो प्रायवाची शब्द के रूप में इसलिए लाया गया है क्योंकि ऐसी चीजें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से, क्योंकि यदि हम 100 साल पहले की बातों को देखें, जब ये पहला डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, अध्यक्ष महोदय इतिहास हम सब लोग जानते हैं, इस देश में यदि देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेशन का काम खास करके पैमाइश आधारित जो लैंड रिकॉर्ड्स का काम एक समय टोडरमल के समय में शुरू हुआ था, तो दूसरा अंग्रेजों के समय में शुरू। और अंग्रेजों के समय में ट्राइबल और ट्राइबल एरिया में एजुकेशन कितनी थी या कितनी समझ थी, किस तरीके से वो कास्ट के रूप में नहीं जीते थे, वो कैरेक्टर के रूप में जीते थे, उसकी चारित्रिक गुण। और इसी बात को लोकुर कमेटी ने अपने अनुशंसा में कहा कि जब आप इन सारे मापदंडों को, मानकों को तय करें तो इन विशिष्ट गुणों की
बातों को ध्यान में रखते हुए ही रिसर्च करना चाहिए। और इसलिए जो 5 मापदंड तय किए गए उसमें उनके कैरेक्टर को डिफाइन किया गया कि वो किस तरीके से रहते। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के शासन के पहले मुगल के शासन थे, मुगल के पहले रियासत थे, और रियासत के पहले हमारे बहुत सारे इतिहास है। पाल वंश थे, मौर्य डायनास्टी थी, तो कई तरह के डायनास्टी इस देश में चले। उसके बाद मुगल रियासत, तरह तरह के नवाबों के बहुत सारे चीजें, तब जाकर के अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों के शासन काल में ये सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजिकल रिलेटेड विषयों पर, लैंड रिलेटेड विषयों पर, क्योंकि पहला प्रेसिडेंसी जहां पर हुकूमत अंग्रेजों ने, पहला चार्टर 1600 में आया था अंग्रेजों का, लेकिन कानून की मान्यता, गवर्नेंस की मान्यता बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। और इसलिए डॉक्यूमेंटेशन का जो कार्य है अंग्रेजों ने किया, उस डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी कई तरह की चीजों को उल्लेख करते हुए बहुत सारे चीजों को 1931 और उसके बाद जब पहली बार इस देश में गवर्नेंस का, सेंट्रल गवर्नेंस की पॉलिसी बनी, और वो इंडिया एक्ट 1935, जिस इंडिया एक्ट 1935 में इन सारी बातों का जिक्र किया गया कि किस तरीके से, किस एरिया में, किस भूभाग में, किस तरह से कितने लोग रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, इन सारी बातों का उल्लेख किया। इसके बाद देश आजाद हुई। देश आजाद होने के बाद में हमने इन चीजों को संविधान सभा में फिर से चर्चा की, और संविधान सभा में चर्चा करते हुए हमने बहुत सारी चीजों को इसमें सम्मिलित किया। क्षेत्र का विश्लेषण किया, जातियों का विश्लेषण किया। कई जातियों के बारे में हम सीधे तौर से भाषागत दृष्टि से कौन किस लिंग्विस्टिक ग्रुप में आता है, उस दृष्टि से हमने वर्गीकरण भी किया। बहुत सारे जातियों को समावेश किया, लेकिन बहुत सारे पर्यायवाची शब्द छूटते चले गए, जिसको लोकुर कमेटी ने भी, आज ये जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये लोकुर कमेटी का रिकमेंडेशन भी इसमें है। लेकिन 1965 में लोकुर कमेटी बनने के बाद भी उस समय की सरकार ने उस रिकमेंडेशन का अनुपालन नहीं किया। 60 साल बाद हम और इसको आप समझ लीजिए कि 1965 के बाद फिर से, क्योंकि ये हमारी औपचारिकता है, उन्होंने वो मापदंड तय कर दी थे, फिर से हमें सारे चीजों को शोध कराना पड़ा। हमने सभी राज्यों को कहा, जो भी हमारे पास प्रतिनिधि आए या जो भी रिपोर्ट आए, उसके आधार पर राज्यों को कहा, और ये लगातार चल रही है। जितने भी जातियों के बारे में कह रहे, ये सारे मेरिट के ऊपर में डिस्कशन होती है, सारे मेरिट के ऊपर में रिसर्च पेपर बनता है, और टीआरआई या राज्य सरकार जिसको शोध के लिए देती है, उसके अनुशंसा राज्य के माध्यम से केंद्र सरकार को प्राप्त होती है, और केंद्र सरकार फिर आरजीआई को वेटिंग के लिए रेफर करती है कि इनके एंथ्रोपोलॉजिकल साइट से लेकर के, क्योंकि सेंसस का सारा डेटा का कार्य आरजीआई देखती है। उसके बाद फिर हमारा कमीशन फील्ड में जाकर के उसको विजिट करके सारी चीजों का पुनर्मूल्यांकन करता है। इतने सारे चीजों को पूरा करने के बाद हम इस सदन में मंत्री परिषद के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन उपरांत हम सदन में लेकर के आते चर्चा करने के लिए। इसलिए जो भी चीजें, जितने भी लोगों के माननीय सदस्यों के जाति संबंधी विषय है, उन सारे मामले पर सरकार गंभीरता से देख रही कि मेरिट के आधार पर सारे चीजों को कैसे लेकर के। अब 2013 में जो पंडा कमेटी बनी थी, उसके मामले पर गंभीरता से चर्चा हुई, लेकिन जो हमारी कमेटी है, उस कमेटी ने, मंत्री परिषद की जो कमेटी है, उसने ये ऑब्जर्वेशन किया कि यह सारी चीजें शोध के साथ ही आए, और आरजीआई के माध्यम से। ये बात सही है कि उसमें कई मेंबर थे, लेकिन वो मेंबर भी इस बात से सहमत नहीं हुए जिसका उल्लेख हमारे रिपोर्ट में आया है। तो हम चाहते हैं कि इन सारे चीजों की औपचारिकता पूरी हो। हमने सारे राज्यों को पत्र लिखा है, बल्कि मैंने पत्र लिखा है सभी मुख्यमंत्रियों को, क्योंकि 75 वेनरेबल ट्राइब ग्रुप है, जिसको पीवीटीजी हम कहते हैं, जिसकी संख्या या तो स्टेगनेंट है या तो घट रही है। हमने 2011 के सेंसस को स्टडी करते हुए वैसे मुख्यमंत्री जिनके राज्य में इन जातियों का निवास है, जो जंगलों के ऊपर में रहते, पहाड़ों में रहते हैं, हमने कहा कि इसकी संख्या घट रही है, और ये ट्राइबल सूची में ही नहीं है।
जबकि ये चिन्हितीकरण किया गया है कि इसकी संख्या घट रही है, ये पूरी प्रिमिटिव ट्रैक को रखते हैं, लेकिन इसमें भी वो औपचारिकता पूरी होनी चाहिए, तभी हम इसको मंत्रिपरिषद के सामने लेके जा सकते हैं। तो ऐसे सारे मापदंडों को पूरा करते हुए हम अपना कार्य कर रहे हैं। डेवलपमेंट का नया आयाम जोड़ने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, और मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक कालखंड है ये, जब आदिवासियों के समग्र विकास की चिंता, बहुआयामी व्यक्तित्व की चिंता और उसके हर तरह के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत बनी रहे, शिक्षा में प्रगति हो, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। और इसलिए इसी सरकार ने आज सबसे अधिक विद्यालयों की संख्या सभी ब्लॉक स्तर, खंड स्तर तक बनाने का निश्चय किया है, जिसकी स्वीकृति वित्त मंत्रालय ने लगभग आगे 2024 तक के लिए हमें 25,000 करोड़ से अधिक राशि देने का स्वीकृति दिया है। तो इस तरीके से अध्यक्ष महोदय, आज वास्तविक रूप से जिन जातियों के बारे में यह सदन विचार किया है, अनुसूचित जनजातियों की सूची में भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मजिया, खैरी को खरवार के पर्यायवाची, और मैं निश्चित रूप से कहूंगा नीलांबर, पीतांबर इस धरती के लाल थे, उन आदिवासी के कोख से जन्म लेने वाले योद्धा थे, जिनके वंशज को आज के मुंडा के पर्यायवाची के रूप में तमरिया को शामिल करने का और पुराण को क्रम संख्या 32 के बाद जोड़ने का प्रस्ताव को मैं आपके समक्ष और सदन के समक्ष रखता हूं कि आपने जो चर्चा कराकर इस विषय पर हमें ये मौका दिया है। और अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कुछ माननीय सदस्यों की चिंता है कि जहां पर आबादी के हिसाब से इसमें पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन जो पूरे देश भर में अनुसूचित क्षेत्र में लागू है, इन सारे क्षेत्रों में लागू होगा, ये प्रावधान इसके माध्यम से होगा। निश्चित रूप से मैं इन्हीं शब्दों के साथ आभारी हूं और मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि राज्यसभा द्वारा यथा पारित विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यसभा द्वारा पारित यथा विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। राज्यसभा द्वारा यथा पारित विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई बुधवार 6 अप्रैल 2022 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।